तो बच्चों आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। ध्यान रखना इसका नाम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं जस्ट साइड में लिख देता हूं क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हमने जो पहली एक्टिविटी सीखी है उसका नाम है, शॉर्ट बट डायरेक्ट मैं सिंपल बोल रहा हूं इसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आपने किनके बारे में सीखा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में। कि पहला आइटम जो कैश फ्लो में आता है वो होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसी के बिल्कुल नीचे से शुरू होती है जहां पर ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हुई है, इसी के नीचे से शुरू होती है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन नीचे जगह नहीं है तो मैं इस नीचे वाले पार्ट को साइड में बना रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। वैसे तो इसके नीचे बनना चाहिए पार्ट, पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं इसे यहां बनाऊंगा। तो ये होती है आपकी नेक्स्ट एक्टिविटीज है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बेटा देखिए, इसमें दो ही चीज आती है आपकी, या तो इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आती है आपकी एसेट्स। क्या आती है बच्चों? एसेट्स। या आपके आते हैं इसमें लोन्स। तो आपको ध्यान रखना है इस एक्टिविटी के अंदर दो ही चीज आनी है, या तो इसके अंदर क्या आने हैं, या तो इसके अंदर आनी है आपकी फिक्स एसेट्स, और या फिर इसके अंदर आने हैं आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सॉरी बेटा मैंने बोला था लोन्स, लोन्स नहीं। या तो इसमें आती है फिक्स एसेट्स या इसमें आती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें दो चीजें आती हैं, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं कि कौन कौन से आइटम इसके अंदर आते हैं। तो देखिए, जो पहला आइटम इसके अंदर आने वाला है वो है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम कोई भी फिक्स एसेट सेल करेंगे तो हमें उसे यहां पर लिखना है, और क्या करना है उसे, हमें सेल करेंगे अगर तो हमें करना है प्लस। और अगर हम कोई परचेज करेंगे, अगर हम परचेज करेंगे फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो वो हमें करनी है यहां से माइनस। तो अगर आप सेल करते हैं फिक्स एसेट्स की तो आपको परचेज अगर आप कर रहे हैं सेल कर रहे हैं फिक्स एसेट्स की तो आपको प्लस करनी है, और अगर आप परचेज कर रहे हैं फिक्स एसेट्स तो आपको माइनस करनी है। इसी तरह से अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो आपको यहां पर करना है प्लस। और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो भी आपको यहां पे क्या करना है, प्लस करना है। ऐसे कुछ आइटम इसके अंदर आते हैं इस तरह के, और यहां से आपकी निकल कर आती है एक्टिविटी बी। तो बेटा सबसे पहले हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जिसको एंड करने पर हमारा निकल कर आता है ए आइटम, और उसके बाद में हमारी शुरू होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें आती है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटर रिसीव्ड, और कंप्लीट होती है हमारी एक्टिविटी बी। तो हमारी एक्टिविटी ए कंप्लीट हो गई और हमारी एक्टिविटी बी कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हमारी शुरू होती है अगली एक्टिविटी, इसी के नीचे से शुरू होती है, वो होती है आपकी, देखिए, तो पहली एक्टिविटी आपकी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और दूसरी होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अब तीसरी एक्टिविटी देखते हैं हम क्या होती है। इसके बाद शुरू होती है हमारी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर आपके दो आइटम आते हैं,
शेयर से रिलेटेड बातें क्या आती है, शेयर से रिलेटेड बातें। और शेयर्स आपके होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। तो कोई भी बात अगर प्रेफरेंस शेयर से, इक्विटी शेयर से संबंधित है, अगर आपके प्रेफरेंस शेयर इंक्रीज हो रहे हैं या आप उन्हें बायबैक कर रहे हैं, इक्विटी शेयर को आप क्या कहते हैं इश्यू कर रहे हैं या बायबैक कर रहे हैं, तो जो भी इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड होगा वो आपको यहां पर लिखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहला आइटम प्लस होगा अगर हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इसी तरह से हम अगर इश्यू कर रहे हैं शेयर्स या फिर इश्यू कर रहे हैं डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स प्लस करेंगे क्योंकि पैसा आता है, शेयर इश्यू करने से पैसा आएगा, डिवेंचर इश्यू करने से पैसा आएगा। या फिर आप क्या कर रहे हैं बायबैक पेमेंट, बायबैक ऑफ शेयर्स। अगर आप शेयर होल्डर्स का पैसा वापस कर रहे हैं, कंपनी बंद हो रही है और आप शेयर होल्डर को पैसा वापस कर रहे हैं, तो उनसे कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। तो फिर पैसा जाएगा इसलिए क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं रिडम्पशन, आप कर रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आप डिवेंचर को क्या कर रहे हैं रिडम्पशन कर रहे हैं, आप डिवेंचर को पेमेंट कर रहे हैं। या फिर बच्चों आप क्या कर रहे हैं, आप पे कर रहे हैं डिविडेंड या फिर इंटरेस्ट। तो बेटा इसमें आपका क्या आता है, शेयर से रिलेटेड बातें आती है और क्या आती है लोन से रिलेटेड बातें। इसके अंदर शेयर से रिलेटेड बातें आएंगी और लोन से रिलेटेड बातें। जैसे हम शेयर कर रहे हैं इशू या हम कर रहे हैं डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो पैसा आएगा, शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा। अगर हम बायबैक कर रहे हैं शेयर्स, कंपनी हो रही है क्लोज और हम शेयर वालों को कह रहे हैं भैया ले जाओ अपना पैसा उल्टा ले जाइए, तो ऐसे केस में भी हम क्या कर लिखेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स और हमारा जो पैसा है वो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिवेंचर को रिडम्पशन कर रहे हैं, डिवेंचर वाले बंदों को पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, इसलिए करना है माइनस। हम डिविडेंड पेड कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो ऐसे केस में भी क्या होगा माइनस। तो इस तरह से आपके ये आइटम इस तरह से आपको लिखने हैं, ये माइनस का आइटम होगा, ये माइनस का आइटम होगा और ये आपका माइनस का आइटम होगा और यहां से आप निकल कर आएगी एक्टिविटी सी। तो बेटा इस तरह से हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट है। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब खत्म हो जाती है तो निकल के आता है ए। उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इसके अंदर आती है फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने के बाद निकल कर आता है बी। फिर शुरू होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें शेयर्स आते हैं और लोन्स आते हैं। तो आपको इस तरह से एक्टिविटी कंप्लीट करके क्या निकल कर आएगा सी। तो बेटा इस तरह से हमारी 3 एक्टिविटी है और सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल आपके माइंड में रहना चाहिए ये चीजें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्योंकि मैं बार बार जब आपको बेसिक चीजें बताऊंगा तो मैं इन तीनों का यूज करने वाला हूं। तो बेटा फिलहाल आपको यहां से क्या सीखना है, ये फॉर्मेट और आपके माइंड में रहना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसे हम OA, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शॉर्ट में बोलेंगे IA, फाइनेंसिंग एक्टिविटी शॉर्ट में बोलेंगे FA। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं बोलूंगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझेंगे आप कि भैया बात कर रहे हैं इस एक्टिविटी की। जब मैं बोलूंगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो आप समझेंगे भैया बात कर रहे हैं हमारी कौन सी एक्टिविटीज की, इस एक्टिविटी की। तो आपको ध्यान रखना है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना बेटा, क्योंकि जब तक आप मेरी एक एक बात को नहीं लिखेंगे तब तक आपको बातें समझ में नहीं आने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें से हमने क्या निकाल लिया,
ये क्रीम निकाल लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है, और क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमें ये देखना है कि कौन सा आइटम इसमें जुड़ता है, ऑपरेटिंग में कौन माइनस होता है, इन्वेस्टिंग में क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, फाइनेंसिंग में क्या प्लस होता है और क्या माइनस होता है। हमें इस पर फोकस करना है। देखिए बेटा, जब आप ये तीनों एक्टिविटी पूरी कर लेंगे, जब आप ये अपनी तीनों एक्टिविटीज पूरी कर लेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और यहां से क्या निकल कर आ जाएगा, आपका ए निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या शुरू कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज शुरू करेंगे, और आपका यहां से क्या निकल कर आएगा, बी निकल कर आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और आपका क्या निकल कर आएगा, सी निकल कर आ जाएगा। जब आपकी तीनों एक्टिविटी से ए और बी और सी निकल कर आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, तो आपको इन तीनों को प्लस करना है। एक्टिविटी ए प्लस एक्टिविटी बी प्लस एक्टिविटी सी, और उसके बाद में आपको इसमें प्लस कर देना है ओपनिंग कैश। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्या, ओपनिंग कैश, और इसमें प्लस करनी है आपको करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो एबीसी में प्लस होता है बेटा, वो आइटम मैं आपको बता रहा हूं साइड में। आपको क्वेश्चन में जनरली क्या मिलेंगे, ओपनिंग कैश मिलेगा, करंट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा भी आइटम मिल जाते हैं जो आपको एबीसी में ऐड करने होते हैं, जैसे मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये आपको जोड़ना पड़ सकता है इसमें, या फिर बैंक ड्राफ्ट, ये भी आपको एबीसी में ऐड करना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन में अवेलेबल हो तो। आप जानते हैं कि ओपनिंग कैश क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट आप नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है कैश के, सॉरी, जो इन्वेस्टमेंट इक्विवेलेंट टू कैश होती है, बिल्कुल कैश के इक्विवेलेंट। आप जब चाहे जब इस इन्वेस्टमेंट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में, तो उसे कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट। इसलिए ए प्लस बी प्लस सी ओपनिंग कैश में करंट इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाती है। इसी तरह से मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है बेटा, अब इसको भी जब चाहे जब कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, इसलिए ये भी एबीसी में ऐड हो जाती है। इसी तरह के नेचर का आपका होता है बैंक ड्राफ्ट, और ये भी आपका इसमें ऐड हो जाता है। मैं जानता हूं बेटा आप जानना चाह रहे होंगे, यार करंट इन्वेस्टमेंट भैया डिटेल में बता दीजिए, और हमें क्या कहते हैं मार्केट में सिक्योरिटी बता दीजिए, बैंक ड्राफ्ट। बेटा अगर मैं इन सब चीजों को डिटेलिंग में समझाने लगूं तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। ये सारे के सारे, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जब हम पैसा कहीं छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे और हम पैसा तुरंत मिल सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इसलिए उसे एबीसी में जोड़ा गया। इसी तरह से मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं, इनका पैसा भी बहुत जल्दी से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कैश में। और इसी तरह से बैंक ड्राफ्ट होता है, तो ये सारे बहुत जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए एबीसी में ऐड हो जाते हैं। तो ये जब हम एबीसी में ऐड कर लेंगे, जो हमारा अमाउंट आने वाला है, जो हमारा अमाउंट आने वाला है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए इस अमाउंट के। जो अमाउंट यहां से आने वाला है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए इस अमाउंट के। ये कौन सी अमाउंट है भाई, यहां पर आपको प्लस या क्या करना है, यहां पर आपको क्लोजिंग कैश में प्लस करनी है क्लोजिंग करंट इन्वेस्टमेंट। और अगर क्वेश्चन में दे रखी हो क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज और क्लोजिंग बैंक ड्राफ्ट, तो वो भी आप इसमें प्लस कर देंगे। और हम क्या देखेंगे, जो हमारा ओपनिंग आइटम है वो क्लोजिंग के क्या आएगा, इक्वल आएगा। और यही इस बात का प्रूव होगा कि हमने क्वेश्चन को बहुत सही तरीके से सॉल्व किया है। तो बेटा इस तरह से फॉर्मेट था, और चलो फटाफट चलते हैं आगे वीडियो में। तो अगर आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेट बनवाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखवाया था एनपीबीटी। क्या लिखवाया था स्टूडेंट्स, मैंने सबसे पहले आपको लिखवाया था एनपीबीटी। तो देखिए कैसे करते हैं कैलकुलेशन एनपीबीटी की। कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, एनपीबीटी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, ये होता है आपका एनपीबीटी का मतलब। कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बेटा एनपीबीटी को समझने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, ठीक है। मैं कैश फ्लो का एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट उठा रहा हूं जो आपको अच्छे से समझाएगा एनपीबीटी को। देखिए एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए हमें बता रखा है रिजर्व एंड सरप्लस 2018 का और 2017 का, ये था 1 लाख और 2018 में हो गया ये आपका 1.5 लाख। इसके अलावा हमें दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व ये आपका एक टाइम पे था 30,000 और फ्री हो गया आपका 40,000। और हमें दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर में था आपका 10,000 और इस ईयर में आपका हो गया 15,000। इसके अलावा हमें दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एक टाइम पे था आपका 10,000, या बार बार सेम अमाउंट ले रहा हूं, एक बार था आपका ये 20,000 और फिर आपका हो गया ये 25,000। तो बेटा ये आपका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, बैलेंस शीट का छोटा सा पार्ट है, ठीक है। तो देखो बेटा ये वाला छोटा सा क्वेश्चन है और हमें इस कंटेंट की मदद से क्या कैलकुलेट करके देना है, एनपीबीटी। तो देखो एनपीबीटी निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले हम लिखेंगे जो आइटम हमारे वर्किंग नोट में, देखिए क्या होगा। तो हम करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे वर्किंग नोट में जो लिखा जाएगा वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस। हमें क्या करना है, जो हमारा करंट ईयर का रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें से हमें प्रीवियस ईयर के रिजर्व एंड सरप्लस को माइनस करना है और इस तरह से हमें मिल जाएगी एक अमाउंट। उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से हमने प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट माइनस कर दिया, फिर हमें इसमें जोड़ना है टप्पी। क्या जोड़ना है बच्चों, टप्पी। टप्पी का मतलब होता है, सबसे पहले इसका मतलब होता है ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर होता है आपका प्रपोज्ड डिविडेंड, फिर होता है प्रोविजन फॉर टैक्स और ये होता है आपका इंटरिम डिविडेंड। तो आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करना है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, एक अमाउंट आएगी, उस अमाउंट में ट्रांसफर टू रिजर्व को आपको क्या करना है, जो अमाउंट आएगी उसमें आपको ट्रांसफर रिजर्व को प्लस करना है, फिर आपको प्रपोज डिविडेंड को प्लस करना है, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐड करना है और फिर आपको इंटरिम डिविडेंड को ऐड करना है। इस तरह से आपका निकल कर आ जाएगा एनपीबीटी। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारा फॉर्मेट, क्या निकालने का, कैलकुलेशन करनी है हमें किसकी,
हमें कैलकुलेशन करनी है एनपीबीटी की, तो हमें करंट ईयर के प्रॉफिट में माइनस करना होगा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, उसमें जोड़ना होगा टप्पी। क्या जोड़ना होगा उसके अंदर हमें? टप्पी। टप्पी का मतलब टी फॉर ट्रांसफर टू रिजर्व, पी फॉर प्रपोज डिविडेंड, और पी फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, और आई फॉर इंटरिम डिविडेंड। तो हमें इसमें टप्पी जोड़ना होगा। तो ये प्रॉफिट जो होता है ना बेटा, आपको कई सारे नाम के रूप में दिया जाएगा। आपको प्रॉफिट कई नाम से मिलेगा, या तो लिखा होगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, या इसका जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग नाम है वो है बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट पी एंड एल, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट पी एंड एल, इस नाम से। तो आपको या तो ये मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से, या आपको मिलेगा बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट के नाम से। देखो ये रहा क्वेश्चन, अब देखो किस नाम से मिला आपको प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट आपको रिजर्व सरप्लस के नाम से दिखाई दे रहा है, या फिर आपको बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस के नाम से दिखाई दे रहा है? कोई एक नाम दिखाई देगा। तो ये हमें दिखाई दे रहा है रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से। तो क्या करना है, प्रॉफिट को क्या करना है आपको, जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में कहां है प्रॉफिट करंट ईयर का। तो बेटा एक है ईयर 2017, एक है आपका ईयर 2017, और आपका एक ईयर है 2018। तो करंट ईयर कौन सा होगा, 17 वाला या 18 वाला? भाई पुराना साल तो 17 होगा ना, और करंट ईयर क्या होगा आपका 18। तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कितना है बच्चों, 1.5 लाख। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले यहां पर लिखना है प्रॉफिट करंट ईयर। तो हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो है 1.5 लाख, और 1.5 लाख करंट ईयर के प्रॉफिट में माइनस क्या करना है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट। पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो हमें माइनस करना है। पिछले साल का प्रॉफिट कितना था बच्चों, 1 लाख। तो आपको क्या करना है, करंट ईयर के प्रॉफिट में माइनस करना है प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, और फिर आएगी आपकी एक अमाउंट 50,000। तो फॉर्मेट क्या कहता है, जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांसफर टू रिजर्व, आपको क्या करना है, प्लस करना है। ट्रांसफर टू रिजर्व आपको प्लस करना है इसके अंदर। तो देखिए बच्चों, ये रहा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हम क्या देखते हैं कि 2017 में जनरल रिजर्व में पैसे पड़े थे 30,000, और 18 में पैसे बढ़कर हो गए 40,000। इसका मतलब हमने रिजर्व में, जनरल रिजर्व में पैसे और डाले हैं, क्योंकि 17 में 30,000 थे और 18 में हो गए 40,000। इसका मतलब हमने 10,000 रुपए इसमें और ऐड किए हैं। तो ट्रांसफर टू रिजर्व में कितने पैसे ऐड कर दिए हमने, कितने पैसे हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए हैं, 10,000 रुपए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमको क्या दिखाई दे रहा है, प्रपोज डिविडेंड। क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, प्रपोज डिविडेंड। आपको ये बात अपने माइंड में सेट कर लेनी है अच्छे तरीके से कि प्रपोज डिविडेंड दो होंगे आपके पास में। एक होगा 2017 का मतलब प्रीवियस ईयर, ये होगा पुराना, ये क्या होगा पुराना, और ये होगा आपका नया। तो बेटा आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, जो हमारा 2018 का है प्रपोज डिविडेंड, मतलब करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, इस पर कोई भी ध्यान नहीं देंगे। और जो आपका पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है उसे आप कर देंगे यहां पर ऐड। मैं फिर से बता रहा हूं आपको प्रपोज डिविडेंड क्वेश्चन के अंदर दो दिखाई देंगे, पिछले साल में है 10,000 और ये 18 में है, करंट ईयर में है आपका 15,000। हमें करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड करना है इग्नोर, और जो हमारा पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड है वो हमें ऐड करना है। किसकी कैलकुलेशन में, एनपीबीटी की कैलकुलेशन में। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिखाई दे रहे हैं दो, एक है प्रीवियस ईयर का और एक है आपका करंट ईयर का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स है करंट ईयर वाला वो आपको यहां पर ऐड करना है, और जो आपका पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है, पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मैंने आपको सिखाई थी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी
सबसे एंड में आपको जो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो करना है माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारा आखिरी कंटेंट क्या है, इंटरिम डिविडेंड। तो यहां पर इंटरिम डिविडेंड आपको कहीं दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? नहीं दिखाई दे रहा। ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड की जनरली दो अमाउंट नहीं दी होती, ये हमेशा आपको दे रखा होता है सिंपली इस तरह से। देखिए किस तरह से लिखा होगा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो इंटरिम डिविडेंड आपको इस तरह से प्रीवियस ईयर कंटेंट में नहीं दे रखा होगा, आपको लिखा होगा इस तरह से, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000। तो आपको क्या करना है बेटा, जब आपको इस तरह से इंटरिम डिविडेंड दिया होगा पे ड्यूरिंग द ईयर 25,000, सिंपली आपको उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। किसमें? एनपीबीटी की कैलकुलेशन में। तो बेटा आपको समझ में आ गया फॉर्मेट क्या कहता है। आपको जो पिछले साल का प्रॉफिट है, सॉरी जो आपका करंट ईयर का प्रॉफिट है, उसमें से प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को माइनस कीजिए, आपका निकल कर आ जाएगा ये अमाउंट। उसके बाद में आपको देखना है कि रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर करे हैं। 17 से 18 में हमने 10,000 रुपए ट्रांसफर करे, क्योंकि 30 से 40 हो चुके हैं, तो ये आपको प्लस कर देना है। फिर आपको देखना है प्रपोर्ड डिविडेंड। प्रपोर्ड डिविडेंड हम क्या देख रहे हैं कि पिछले साल वाला हमें क्या करना है, प्रपोर्ड डिविडेंड हमें उसको करना है यूज, और जो हमारा करंट ईयर का प्रपोर्ड डिविडेंड है उसे हम कर देते हैं इग्नोर। तो पिछले साल का जो हमारा प्रपोर्ड डिविडेंड है उसे हम क्या कर देंगे, इसमें कर देंगे प्लस। और जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, जो हमारा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है 25,000, वो तो हमें यहाँ पर प्लस करना है, एनपीबीटी में क्या करना है, प्लस करना है। लेकिन जो हमारा पुराना प्रोविजन फॉर टैक्स है, पुराना, वो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होंगी ए एक्टिविटी, उसके एंड में माइनस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हमें क्वेश्चन में इस तरह से दे रखा हो इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट दे रखा हो, तो हमें उसे इस एक्टिविटी में प्लस कर देना है, और यहां से आपका निकल कर आएगा एनपीबीटी। तो आपको याद होगा मैंने आपको जो स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करवाई थी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे स्टार्टिंग में लिखवाया था एनपीबीटी। तो इस तरह से आपका क्या निकल कर आएगा, एनपीबीटी 50, 60, 70, 80, 90, और ये आपको हो गया 1,20,000। इस तरह से स्टूडेंट्स निकल कर आ गया हमारा एनपीबीटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एनपीबीटी को। चलिए आगे बढ़ते